इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो वैसे ये फुल वेव रेक्टिफायर ही है, इनपुट आउटपुट वही होंगे जो फुल वेव रेक्टिफायर के थे, लेकिन सर्किट डायग्राम अलग है। इसमें एक एडवांटेज ये है कि जो आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर था जिसमें ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में हमें एक सेंट्रल ट्रैपिंग करनी पड़ती थी, या कह सकते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जब हम सेकेंडरी करेंगे तो बीच में से एक वायर निकालना पड़ता था, यहाँ उस वायर की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा इसमें 2 की जगह 4 डायोड लगते हैं वैसे, और इसी वजह से यहाँ पर पीक इन्वर्स वोल्टेज भी कम हो जाती है। तो यहाँ हम इसका सर्किट डायग्राम बनाकर इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से ये इसमें रेक्टिफिकेशन होने के बाद वही वेवफॉर्म आती है जो फुल वेव रेक्टिफायर में आती है। इसे कहीं कहीं फुल वेव ना कह के सिर्फ ब्रिज रेक्टिफायर भी कह देते हैं। तो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करें तो दूसरे वीडियो में जो फुल वेव रेक्टिफायर का वीडियो है उसमें से आप यहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ इसकी वेव फॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहले बनाते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के लिए वही होगा कि हमने पहले क्या बनाया, हम एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से यहाँ पर एक ब्रिज बनाए, ब्रिज में देंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या बनाना है, एक ब्रिज बनाना है। तो ब्रिज के लिए हमें क्या चाहिए, 4 पॉइंट चाहिए। तो पहले बनाने से पहले हम 4 पॉइंट लगा लेंगे, और यहाँ उसके जो ऊपर और नीचे किनारे पर है ये ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वहाँ दे देंगे। इसके बाद डायोड हमें भी बाद में बनाएंगे, हम ऐसे मिला देते हैं। देखिए यहाँ से हम नीचे लेंगे, इसे यहाँ कट करेंगे, यानी कि यहाँ टच नहीं है, यहाँ से ऐसे बना देंगे और इसको सीधे ले लेंगे, यहाँ से लोड लगा देंगे। अब जो ब्रिज की 4 आर्म है इसमें हमें क्या लगाना है, इसमें हमें 4 डायोड लगाने हैं। तो इसकी तरीका देख लीजिए। इसकी डायरेक्शन अगर आपको याद करनी है तो इसका तरीका ये है कि हम लेफ़्ट से राइट की तरफ डायरेक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले लेफ़्ट वाला पॉइंट ये है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और डायोड का निशान चूँकि एरो की तरह ही होता है तो हम कह सकते हैं कि एरो इस तरफ करके हम लगा देंगे और इसे फिर डार्क कर देंगे। तो आपका जो निशान था वो कट हो गया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे लगाएंगे, इसे हम डार्क कर देंगे, तो ये बन गया। लेफ़्ट से स्टार्ट किया हमने, तो लेफ़्ट से स्टार्ट करके यहाँ आएंगे तो ऐसे जाएंगे, और लेफ़्ट से स्टार्ट करके यहाँ आएंगे तो ऐसे जाएंगे। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में अगर बनाएंगे पहली बार तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हम लगाएंगे AC, और यहाँ हमें फुल वेव प्राप्त होंगी। कहाँ पर, RL यानी कि लोड रेजिस्टेंस होगा। ये है आपका ट्रांसफार्मर। अब डायोड का नाम दे देते हैं, क्योंकि कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा कौन सा नहीं कंडक्ट करेगा। 4 डायोड है तो इन्हें नाम देने पड़ेंगे। तो यहाँ कह सकते हैं D1, इसे कह देते हैं D2, इसे कह देते हैं D3, इसे कह देते हैं D4। अब देखिए यहाँ पर इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनाते हैं। तो इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनाने के लिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और यहाँ एक वेव बनाते हैं जो AC है। अब देखिए AC वेव में भी पहले की तरह ही इसमें 2 साइकिल होंगे, एक पॉजिटिव वाला साइकिल और एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम A लिख देते हैं और नेगेटिव वाले को लिख देते हैं ये B है। तो यहाँ ये B भी है। तो जब ये कहें कि ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये हम कह सकते हैं इसे कि ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस का मतलब ये वाली साइड प्लस है और ये वाली साइड कंपैरेटिवली माइनस है। अब देखिए जब ये साइड प्लस है और ये इस सर्किट का सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये वाला जो डायोड D4 होगा ये कंडक्ट नहीं करेगा, ये रिवर्स बायस में होगा। और अगर ये जो पॉइंट है ये इस सर्किट का सबसे नेगेटिव पॉइंट है और इसे ही आपने डायोड के P साइड लगा दिया है, इसका मतलब ये वाला डायोड भी कंडक्ट नहीं करेगा। तो जब ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, अब दूसरों को देखते हैं, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसका मतलब इस तरफ जो वोल्टेज होगी इससे कम ही होगी, तो ये डायोड कंडक्ट करेगा। और यहाँ देखिए ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है और ये इसके एन साइड लगा हुआ है, तो इस तरफ जो भी वोल्टेज होगी वो इससे ज़्यादा ही होगी, इसका मतलब ये डायोड कंडक्ट करेगा। इसे हम कह सकते हैं कि जब ये ए पोर्शन है
तो डायोड D1 और D3 ये किस में है, ये फॉरवर्ड बायस में है, और डायोड D2 D4 ये कैसे हैं, ये रिवर्स बायस है। D1 D3 फॉरवर्ड बायस है और D2 D4 ये रिवर्स बायस है, तो ये फॉरवर्ड बायस हुए। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो यहाँ डायरेक्शन देखने के लिए इसे हम लिख देते हैं MN। तो सर्किट देखते हैं किस तरीके से सर्किट कंप्लीट होता है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ से चलते हैं और फॉरवर्ड वाली तरफ चलते चले जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम चलने शुरू हों और हम कहाँ जा रहे हैं, फॉरवर्ड की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन पूरी यानी कि पाथ कंप्लीट होना चाहिए। हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ चले, इधर रिवर्स है तो यहाँ नहीं जाएगा, तो करंट इस तरफ हम मान सकते हैं, पाथ यहाँ से पूरा हो सकता है। अगर हम ऐसे चलें, यहाँ से हम ऊपर चलें, इस तरफ नहीं जाएगा, D3 में होके जाएगा, तो D3 में होके जाएगा, यहाँ से ऐसे आ जाएं और यहाँ से आने के बाद ये कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये पाथ कंप्लीट हो जाता है कब, जब ये साइकिल A है और M से N है। इसका मतलब आउटपुट वेवफॉर्म हम बना सकते हैं किस ढंग से, ये हमने कैसे वेवफॉर्म बना दी, ये हमने यहाँ ऐसे वेवफॉर्म बना दी इतनी। अगर मैं इसे ओमेगा टी कहूँ और ये है आपका पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, इसका मतलब ये पाई तक की वेवफॉर्म आ गई है। और इस समय क्या है, इस समय D1 और D3 ये फॉरवर्ड बायस में है, तो D1 और D3 से होती हुई वेव आ गई और डायरेक्शन क्या है, M से N। अगर मैं M से N वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूँ तो ये पॉजिटिव करंट हुई। अब देखिए, अब दूसरा केस लेते हैं, कब, जब ये B वाला पोर्शन है, मतलब नेगेटिव वाले को हम ब्लैक कलर से देखते हैं। तो यहाँ हमने क्या करा, नेगेटिव लगा दिया और यहाँ हमने क्या लिखा, प्लस लिख दिया। इसका मतलब यहाँ हम क्या लिख देंगे, प्लस, और यहाँ हम क्या लिख देंगे, माइनस। यहाँ माइनस लिखने का मतलब है कि यहाँ ये माइनस हो गया, और यहाँ प्लस लिखने का मतलब है, इसे मैं कह सकता हूँ ये क्या है, ये प्लस है। अब देखिए ये प्लस है और ये इस वाले डायोड की D2 का किस तरफ है, D2 के P वाली साइड है, और ये इस सर्किट का हाईएस्ट पॉजिटिव है। तो दूसरी वाली साइड इससे कम ही हो सकता है, दूसरी वाली साइड इससे कम हो सकता है। इसका मतलब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। यहाँ देखिए इस तरफ इस डायोड का N है, N सिरा अगर ये पॉजिटिव में होगा, ये हाईएस्ट पॉजिटिव में होगा, तो ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स बायस में होगा। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं, ये सिरा क्या है, इस समय नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव होने का मतलब है इस वाले डायोड के D4 जो डायोड है उसके N साइड हाईएस्ट नेगेटिव है, यानी कि ये वाली साइड तो इससे पॉजिटिव ही होगी, तो ये डायोड कंडक्ट करेगा। और ये इस साइड क्या है, इसकी P साइड है डायोड की, तो इस P साइड होने की वजह से ये इसका सिरा हाईएस्ट नेगेटिव होने की वजह से ये कह सकते हैं डायोड कंडक्ट नहीं करेगा या रिवर्स बायस होगा। तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, इसका मतलब हम कह सकते हैं जब हमारे पास पोर्शन B आएगा तो डायोड D2 और D4 ये फॉरवर्ड बायस होंगे, और डायोड D1 D3 ये क्या होंगे, रिवर्स्ड बायस होंगे। तो अब फिर देखते हैं, ये देखिए ये वाला डायोड D2 D4 क्या है, इस बार फॉरवर्ड बायस है, और D1 D3 क्या है, रिवर्स बायस है। तो क्या यहाँ से अगर हम करंट का फ्लो करेंगे तो क्या पाथ कंप्लीट हो जाता है, नंबर एक बात। अगर पाथ कंप्लीट हो जाता है तो डायरेक्शन M से N की तरफ होगी या N से M की तरफ होगी। तो यही चीज़ यहाँ देखते हैं, कहाँ से चलते हैं, तो यहाँ से चलेंगे, जो इस नेगेटिव साइकिल में प्लस है, तो प्लस इसमें देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए ऐसे चले हम, यहाँ पहुँचे, अब कौन से डायोड में जाएंगे, इस बार जाएंगे इस D2 डायोड में, तो D2 डायोड में पहुँच जाते हैं। D2 डायोड में जाने के बाद हम आगे निकल जाते हैं और यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ से नीचे आएंगे, तो डायरेक्शन देखिए M से N की तरफ ही है। फिर यहाँ से वापस आएंगे, यहाँ पहुँचेंगे, तो यहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं किधर जाना है। हमारा जो D3 डायोड है वो रिवर्स बायस है, D4 फॉरवर्ड बायस है, तो हम ये इसके थ्रू ऐसे चले जाएंगे। फिर यहाँ से होते हुए यहाँ देखेंगे इस पॉइंट पर D1 हमारा रिवर्स बायस है, तो इसका मतलब ये इस तरफ जाएगी करंट, और यहाँ जाने के बाद ये करंट किस तरफ आ गई, वहीं आ गई, यहीं मिल गया।
तो हमारा यहाँ पर जो डायरेक्शन आई वही आई, और पहले भी डायरेक्शन ऐसी थी। इसका मतलब करंट की डायरेक्शन अभी भी m से n की डायरेक्शन में है, और m से n की डायरेक्शन को हमने क्या माना था, पॉजिटिव, तो हम इस साइकिल को भी क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो वेव फॉर्म है वो आ जाएगी फुल वेव 2 पाई। इसकी जो कैलकुलेशन है, इसकी जो इक्वेशन है, इसके लिए अलग से वीडियो है, उसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। तो उसमें आप देखकर इसके एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। मतलब क्या क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं कि आई एवरेज करंट निकालेंगे तो उसे कह सकते हैं आई डी सी, और वो कितनी थी 2I0/पाई। इसके अलावा हमने निकाला हुआ आई आर एम एस कितना था, ये था I0/√2। इसके बाद हमने इनपुट पावर, और या कह सकते हैं यहाँ इस एक्सप्रेशन से इनपुट AC पावर और आउटपुट DC पावर, ये वहाँ निकाली हुई है। और इसके बाद हम निकाल सकते हैं क्या, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी के बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद रिपल फैक्टर। तो ये हमने दूसरे वीडियो में निकाली हुई है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है, I0 जो मैक्सिमम करंट है वो हो जाएगा E0 कितना रेजिस्टेंस है। वहाँ सिर्फ एक ही डायोड एक साथ कंडक्ट कर रहा था, यहाँ 2 डायोड एक साथ कंडक्ट कर रहे हैं और वो सीरीज में लगे हुए हैं, और 2 डायोड दूसरी बार कंडक्ट कर रहे हैं। तो जो रेजिस्टेंस है, एक्चुअली रेजिस्टेंस हो जाएगा 2RF + RL। तो ये इसमें डिफरेंस आएगा। तो I0 विल बी इक्वल टू E0/2RF + RL। दूसरा, इसका एडवांटेज क्या है, इसका एक एडवांटेज है कि सेंट्रल टैपिंग नॉट रिक्वायर्ड। मतलब जो सेंट्रल टैपिंग है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेंट्रल टैपिंग का मतलब है जब हमने सेकेंडरी कॉइल को वाइंड कर रहे थे तो उसमें बीच में वायर निकालना पड़ा था। तो फुल वेव रेक्टिफायर में सेकेंडरी में 3 वायर निकले हुए थे, 2 किनारों पर और एक बीच में। इसमें होता क्या है कि अगर बीच वाला वायर कहीं टूट जाता है किसी वजह से, तो उसको दोबारा से सोल्डर करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर को पूरा खोलना पड़ेगा। तो ये सेंट्रल टैपिंग वाला जो वायर है ये एक समस्या ही होता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, सेंट्रल टैपिंग को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करते हैं। दूसरा देखिए, इसमें एक फ़ायदा क्या है कि अगर 2 डायोड फॉरवर्ड होंगे और 2 डायोड रिवर्स होंगे, रिवर्स में भी दोनों डायोड सीरीज में लगे होंगे, तो जब रिवर्स लगेगी तो उसके हम कैलकुलेट करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। तो अगर हम कहें कि दोनों डायोड सिमिलर हैं, एक से हैं, तो जो पीक इनवर्स वोल्टेज होगी वो दोनों पर हाफ हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, जो पीक इनवर्स वैल्यू है वो एक्चुअली कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर होगी। तीसरा एडवांटेज क्या है, जो फुल वेव रेक्टिफायर था जिसमें सेंट्रल टैपिंग यूज की हुई थी, उसमें एक साइकिल के लिए ट्रांसफार्मर का एक पोर्शन यूज हो रहा था, दूसरे साइकिल के लिए दूसरा यूज हो रहा था। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो यहाँ फिर से देख सकते हैं कि इस तरीके से सेंट्रल टैपिंग थी। तो इस तरीके से यहाँ पर सेंट्रल टैपिंग है। इसमें क्या था कि जो पॉजिटिव पोर्शन था इनपुट का, या ए पार्ट था, उसमें यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा था, और जो बी पार्ट था नेगेटिव वाला साइकिल, उसमें यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा था। तो अगर आपने जितनी वोल्टेज आप सेकेंडरी में देना चाह रहे हैं आउटपुट पर, उसकी आधी ही वोल्टेज आएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज होगी वो डबल होगी। लिख दीजिए, फॉर सेम इनपुट वोल्टेज आउटपुट इज डबल। इसकी डिसएडवांटेज अगर लिखूं तो, तो पहले डिसएडवांटेज यही है कि हमें वहाँ 2 डायोड यूज करने पड़े थे, अब हमारे पास हमें क्या चाहिए, 4 डायोड चाहिए। और दूसरी डिसएडवांटेज यहाँ हमने लिखी हुई है कि देखिए यहाँ पर जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है उसमें दोनों डायोड का प्लस हो गया। इसका मतलब करंट की जो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होगी थोड़ी सी डिक्रीज होगी। तो ये डायोड का फॉरवर्ड रेजिस्टेंस RF की जगह हमें क्या लेना पड़ रहा है, हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ा, 2RF लेना पड़ा। यानी कह सकते हैं सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया है। तो ये एक 2 डिसएडवांटेज हुई। तो इस तरीके से हमने ये ब्रिज रेक्टिफायर के सर्किट को बनाकर उसकी वेव फॉर्म को एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ अगर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखना है तो वहाँ दूसरे वीडियो में वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।